नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां, कैसे आप टैक्स से जुड़ी अपनी जो मुश्किलें हैं वो सुलझा सकते हैं। हमारे इस शो के ज़रिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं, जो कि कोशिश हमारी यही रहती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस शो के ज़रिए सॉल्व हो सके और आपको उसके ज़रिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपको जिनकी जानकारी नहीं थी वो भी आपको पता चल सके। लेकिन चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अब विरासत में, अगर आप विरासत या वसीयत में अगर आपको कुछ पैतृक संपत्ति मिली हो तो उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर हमारे दादा नाना के ज़रिए हमें विरासत में कोई चल या अचल संपत्ति मिलती है, वो काफ़ी आम बात है ऐसा मिलना, और पुरखों की या ख़ानदानी जायदाद इसे ही कहते हैं। तो अगर जब ये हमारे पास आता है तो उसके बाद इसके कुछ टैक्सेबल नियम भी होते हैं, टैक्स के नियम भी होते हैं। वो कब नियम लगते हैं, टैक्स विभाग कब आपके ऊपर स्क्रूटनी डाल सकता है, ऐसे में अगर आपको कैपिटल गेन भी हो रहा हो तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, इन तमाम बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि विरासत के ज़रिए अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो फिर उस पर क्या करना चाहिए, टैक्स के नियम क्या कहते हैं। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारी मदद करेंगे टैक्स एक्सपर्ट जाने माने बलवंत जैन। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए अपना। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे थे, दर्शकों को हम अभी बता भी रहे थे कि विरासत के ज़रिए जो भी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं उसका किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है, उस पर वो पहले समझना चाहेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि अगर आपको कुछ इसके ज़रिए प्रॉपर्टी मिलती है तो क्या कोई टैक्स लगता भी है इसके ऊपर, ये पहले समझना चाहेंगे हम। देखिए, इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। तो मतलब जिस समय आपको किसी भी प्रकार की जायदाद मिलती है, भले वो विल के जरिए मिले या आपके जो व्यक्तिगत पर्सनल लॉ है उसके तहत मिलती है, तो उस समय कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो सेक्शन 56(2)(10 है इनकम टैक्स का, जहाँ जिसमें जो रेसिपिएंट है उसको कोई गिफ्ट मिलती है तो उसको टैक्स भरना पड़ता है, उसमें भी स्पेसिफिकली जो ये इनहेरिटेंस में जो भी कोई भी असेट मिलती है, भले वो इमूवेबल हो मूवेबल हो, वो उसके टैक्स के दायरे से बाहर है। तो जब मिलती है तब जो जिसको मिलती है उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। और जिसको मिलती है वो संबंधी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि संबंधी ही हो। मतलब एकदम अनजान आदमी को भी अगर वसीयत के जरिए कुछ दे के गया जाने वाला, तो उसके हाथ में उस समय उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर चलिए यहाँ तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर इन केस उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच दी है या बेचना चाह रहे हैं तो क्या तब उस पर कोई टैक्स लगता है, और अगर लगता है तो कौन सा कॉस्ट डिटरमाइन होगा, क्योंकि उन्होंने तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी, उनको कहीं से मिली थी। तो टैक्स कैलकुलेट करते समय कौन से कॉस्ट को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, उसके कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करें, ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे। क्योंकि उसके ना कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, ना कोई उससे जब ख़रीदा होगा तो उससे ज़रिए कुछ दस्तावेज भी नहीं है। तो इस केस में क्या करें? देखिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो वसीयत में प्रॉपर्टी मिली है तो मेरी कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, नील है, तो मुझे पूरी अमाउंट पे जो सेल करने पे मिलती है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। वैसा नहीं है। इनकम टैक्स के जो प्रावधान है वो कहते हैं कि अगर आपको वसीयत में या गिफ्ट के जरिए अगर कोई भी असेट मिलती है तो उसकी कॉस्ट के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, और जो ओरिजिनल बायर है जिसने ये असेट खरीदी थी पैसा देके, उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी। परंतु अगर असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी गई है तो जो बेचने वाला है उसके पास में ऑप्शन है कि 1 अप्रैल 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी, और उसके बाद में इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो होल्डिंग पीरियड की आपने बात की, ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो एसेट हमने एक्वायर किया, हमें जो मिला है, उसका होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए? हाँ, जैसे कॉस्ट के बारे में भी डाउट है, वैसे होल्डिंग पीरियड के बारे में भी डाउट है। तो जो वसीयत में जो असेट्स मिलती है उनका जो होल्डिंग पीरियड गिनने के लिए जो ओरिजिनल बायर है
उससे शुरू करके और जो 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 बेचने वाला है उसने कितने समय तक रखी है, मतलब जितने भी बीच में ओनर आ गए उनकी सबकी होल्डिंग पीरियड ऐड करने के बाद में जो पीरियड आता है उससे डिसाइड होगा कि आपका लॉन्ग टर्म असेट है या शॉर्ट टर्म असेट है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब आप कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं 1 अप्रैल 2001 का, तो आपको उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए वैल्यूअर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जो जो कॉस्ट है वो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, उससे ज़्यादा आप कॉस्ट नहीं पकड़ सकते आपका कैपिटल गेन कंपटीशन के लिए। तो क्या हम इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट का भी फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि होल्डिंग पीरियड जो स्टार्ट होगी वो उस दिन से स्टार्ट होगी जब ओनर ने वो चीज़ खरीदी होगी। तो इसमें फिर अगला सवाल यही होगा और दर्शक ही समझना भी चाह रहे होंगे कि क्या इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है, अगर हाँ तो किस तरीके से? देखिए पूजा, जैसे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके लिए इनकम टैक्स आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देता है, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। परंतु जहाँ तक जो इनहेरिटेड असेट है उसमें जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, अगर आप स्ट्रिक्टली इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन पढ़ो तो उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये बेचने वाला जिस दिन उसका ओनर हुआ उस दिन से उसकी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। परंतु दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं कि अगर आप होल्डिंग पीरियड जो ओनर खरीदा, जिस ओनर ने खरीदा उससे दे रहे हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी उस पीरियड से देना चाहिए। अब अगला सवाल यही होगा कि मान लीजिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी मिली, मैंने उसको बेच दी और मुझे उस पर कुछ बड़ा अमाउंट भी मिला, लेकिन तुरंत तो पॉसिबल नहीं होता कि हम तुरंत उसके सामने कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। और कोरोना काल में हमने देखा भी कि इस तरीके के ट्रांजैक्शंस भी काफ़ी हुए। कोविड के समय लोग प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं पाए ज़्यादा, इस तरह से केसेस भी हमने देखे को मिले। और जब भी इकॉनमी स्लो डाउन का माहौल होता है, जो कि इस वक्त चल रहा है, ऐसा माहौल हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में भी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी महंगा पड़ जाता है हमें करना। तो उस अमाउंट को क्या हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स बचाना मेन मुद्दा है इस पर, तो क्या इसके ज़रिए री इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या उसके ज़रिए कुछ टैक्स बचा सकते हैं इस पर? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको बचाने के आपके पास जरिया है। मतलब या तो आप रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करें, मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या रेडी टू मूव इन भी हो सकता है, या फिर आप अगर आपने ज़मीन या बिल्डिंग बेची है तो आप कैपिटल गेन बॉन्ड में इंडेक्स, जो कैपिटल गेन बॉन्ड होते हैं उसमें जो आपका इंडेक्स गेन आता है वो आप निवेश करेंगे, तो आपको जितना निवेश करेंगे उस अनुपात से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आपको उतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एक और क्लैरिटी यहाँ पे फिर लेना चाहेंगे, कैपिटल गेन क्या ऐसे ही कैलकुलेट होगा? मान लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ शेयर्स भी वसीयत के ज़रिए हमें मिल जाते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं और काफ़ी सारे दर्शक हमने बात भी की है उनसे, हम सुनते भी रहते हैं कि ये शेयर है, ये मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने ख़रीदा था, अब उसका ये वैल्यू आ रही है, मुझे बेचना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इस केस में कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होगा और क्या इस तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पर जो लिस्टेड शेयर्स हैं वहाँ पर भी ले सकते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना लिस्टेड शेयर पे या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पे, वो 2018 के पहले एग्जम्प्ट हुआ करते थे सेक्शन 1038 में, परंतु 2018 में बजट में अमेंडमेंट आ गया और वो टैक्सेबल होने लग गए। तो जो आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड शेयर्स पे या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के, उनको ग्रैंड फादरिंग का बेनिफिट दिया है। मतलब आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू या जो इक्विटी स्कीम्स है, उसका NAV जो 31 जनवरी 2018 को जो है वो आपकी कॉस्ट गिना जाएगा और उससे आपको आगे मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो उस पर ही टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 31 जनवरी 2018 तक आपका इनहेरिटेड शेयर वगैरह भले ही कोई भी कॉस्ट रही हो पुराने ओनर की, परंतु आपकी कॉस्ट 31 जनवरी 2018 की गिनी जाएगी और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, ठीक है ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई और आपने काफ़ी आसान भाषा में हमें समझाया कि किस तरीके से आप उस पर अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं
और क्या क्या नियम कहते हैं ये भी हमने समझा। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। काफ़ी सारे सवाल भी हमें मिल रहे हैं, एक एक करके उनको ले लेते हैं। तो जो पहला सवाल हमें आया है वो एक दर्शक का है, उन्होंने नाम नहीं अपना मेंशन किया, लेकिन ये जाम्बिया में रहते हैं, 2000 से वहीं पर काम कर रहे हैं और इनकी जो सैलरी है ये एनआरई अकाउंट में आती है इंडिया में। तो वो जानना चाह रहे हैं क्या वो टैक्सेबल है, अगर वो डायरेक्ट भी क्रेडिट हो जाती है तो क्या वो टैक्सेबल है, इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? जो नॉन रेसिडेंट होता है उसकी जो इंडिया के बाहर की इनकम है वो इंडिया में टैक्स नहीं होती है। तो ये जो सज्जन है जिनका जाम्बिया में 2000 से है, मतलब वो इंडिया में तो रहे ही नहीं, तो इंडिया के तो नॉन रेसिडेंट है, तो उनकी जो सैलरी है वो वहाँ मिलती है और मुझे लगता है जो जाम्बिया में मिलती है और उसके बाद वो इंडिया के एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी। और अगर वो एनआरई अकाउंट में डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र करवा देते हैं तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज एनआरई अकाउंट है, भले वो इंडिया में मेंटेन होता है बट इट इज़ ट्रीटेड एज इफ इट इज़ मेंटेन आउटसाइड इंडिया। और जो एनआरई अकाउंट पे जो इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। ओके और चलिए अब दूसरा जो सवाल आ रहा है वो भी हमें एक एनआरआई का ही आ रहा है। आज एनआरआई काफ़ी सारे सवाल हमें भेज रहे हैं। सुधीर कुमार रेड्डी ने हमें ये सवाल भेजा है। ये काफ़ी समय से जापान में रह रहे हैं, कार्यरत हैं वहीं पे, लेकिन इनकी जो वाइफ है, इनकी पत्नी हैं, वो इंडिया में ही रह रही है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि कंपनी से इनको जो एचआरए मिलता है क्या वो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि और वो इस घर के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं जहाँ पर उनकी वाइफ रह रही है। इन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या ये एचआरए क्लेम कर सकते हैं? देखिए पूजा, जो सेक्शन 1013A है जिसके तहत एचआरए का एग्जम्पशन मिलता है उसमें बहुत सारी कंडीशन है। उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो रेंट है वो उस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए जो टैक्स पेयर है, जो सैलरीड आदमी है उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्योंकि ये जापान में रहते हैं और वो जो प्रॉपर्टी है, जो हाउस है, वो उनकी वाइफ के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो यह क्लेम एचआरए का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। परंतु एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर वो जापान में कोई भी रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एचआरए बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जो रेंट का पेमेंट है वो इंडिया में ही होना चाहिए। चलिए अब एक और सवाल ले लेते हैं। ये हमें सुमाथी सुंदर वसन ने हमें ये भेजा है और इनका सवाल एलटीसीजी को लेकर है। हाउस प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी थी इनकी जिसको कि इन्होंने सितंबर 2019 में बेच दिया अपनी प्रॉपर्टी को। अब ये जो प्रॉपर्टी है इन्होंने कैपिटल गेन स्कीम में मार्च 2020 में इन्होंने डिपॉजिट कर दिया, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले अभी इसको लेकर डिस्कस भी कर रहे थे। अब ये 2 सालों में वो घर नहीं खरीद पाए पेंडेमिक के दौरान, तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है जिससे ये कैपिटल गेन अपना बचा सके? बलवंत जी, आपने तरीका तो थोड़ी देर पहले हमें बताया कि इस तरीके से आप अपना कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो बचा सकते हैं, लेकिन अब 2 साल इनको ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, अब इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपके पास में 2 रास्ते हैं घर खरीद के टैक्स बचाने के। या तो आप कोई रेडी टू मूव इन घर है वो 2 साल के भीतर खरीद लें, या फिर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद लें, या आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन करा दें। अब जैसे सितंबर 19 में इन्होंने घर बेचा है तो 2 साल का पीरियड इनके लिए रेडी टू मूव इन हाउस के लिए तो सितंबर 2021 में पूरा हो गया। परंतु अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं, भले वो एकदम फाइनल स्टेज पे हो कंप्लीट होने के, परंतु अगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो उसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ही माना जाता है। तो सितंबर 2022 तक का टाइम है और जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा पड़ा है वो वहाँ से निकाल के यूज करके अपना कैपिटल गेन का एग्जम्पशन ले सकते हैं। परंतु यह एग्जम्पशन रेडी टू मूव इन हाउस के लिए नहीं है, क्योंकि 2 साल का पीरियड आपका निकल गया है। जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो आप यूज करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप सितंबर 2022 तक भी नहीं खरीद पाएंगे तो जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा पड़ा हुआ है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है।
अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल हमें भेजा है जतिन सक्सेना जी ने। 25 साल की उम्र है, इनकी सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अभी हाल ही में ये टैक्स कैटेगरी में भी फॉल हुए हैं। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। चलिए अब इनका सवाल ले लेते हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हैं इनके, एलआईसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के ज़रिए, इसके अलावा एटीसी में भी कुछ पीएफ अमाउंट के ज़रिए भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि पहला सवाल तो इनका ये है कि एम्प्लॉयर के ज़रिए जो इनको पीएफ मिल रहा है क्या वो एटीसी के अंतर्गत आता है, एग्जेम्पशन वो ले सकते हैं, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल इनका ये है कि एटीसी में ऑलरेडी ये निवेश कर रहे हैं, वो जो लिमिट है इनकी एग्जॉस्ट हो चुकी है, ऑलरेडी वो 1.5 लाख रुपए निवेश कर चुके हैं, बट अभी भी कुछ टैक्स अमाउंट इनका बच रहा है और अभी भी कुछ टैक्स इनको पे करना पड़ रहा है, वो भी ये बचाना चाह रहे हैं। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये और कहाँ निवेश कर सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, आपको बता दें, यहाँ पर ये निवेश नहीं करना चाह रहे क्योंकि फिर वो 60 साल तक इनको वो जो रकम है वो नहीं मिल पाएगी। तो इनको और क्या करना चाहिए और क्या टैक्स सेविंग मेथड है आप इनको सुझाएंगे जिससे ये अपना टैक्स बचा पाएँ? देखिए, पहला जो उनका प्रश्न है कि जो एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में 12% का बेसिक सैलरी तक टैक्स फ्री होता है। चूँकि यह कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है तो एम्प्लॉय इसके लिए एटीसी में बेनिफिट नहीं ले सकता। दूसरा जो प्रश्न है उनका टैक्स बचाने का, अब जैसे कह रहे हैं कि भाई एनपीएस में मुझे पैसा नहीं डालना, उनकी बात भी सही है क्योंकि 60 साल की उम्र तक लॉक हो जाता है। तो एक तो जैसे ये बता रहे हैं कि अभी भी टैक्स स्लैब में आए हैं, हो सकता है उनकी सैलरी, टैक्सेबल सैलरी 5 लाख से कम हो, अगर मतलब जो टैक्सेबल इनकम सैलरी और अदर सब ऐड करने के बाद में अगर 5 लाख से कम है तो उनको सेक्शन 87A का रिबेट मिल सकता है जिसमें 12,500 रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर उनकी सैलरी जो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो अगर इनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, इनके पेरेंट्स की मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, तो वो सेक्शन 80D में 25,000 अपने लिए, 25,000 पेरेंट्स के लिए प्रीमियम भर के ले सकते हैं। और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 50,000 का बेनिफिट है। अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं, मैं दूसरा रास्ता और बता रहा हूँ टैक्स बचाने के लिए, तो वो होम लोन अगर लेंगे तो जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसका जो 24B में 2 लाख रुपए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर लेट आउट है तो को पूरा का पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। परंतु आपको जो सेट ऑफ का जो बेनिफिट है दूसरी इनकम के सामने हाउस प्रॉपर्टी इनकम में वो 2 लाख तक ही अवेलेबल रहेगा, और जो जितना इंटरेस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता है वो आप अगले 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर में अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। परंतु एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही आप प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन नहीं लें, क्योंकि यह बहुत बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप पहले प्रोज एंड कॉन्स सोच लीजिए कि आपको सच में प्रॉपर्टी खरीदनी है। अगर खरीदते हैं तो होम लोन लीजिए जिससे आपका टैक्स थोड़ा बच जाएगा। ऑलराइट, चलिए ये राय आपको दे दी गई। अब अगला सवाल ले लेते हैं। दर्शक ने हमें भेजा है 2 घर हैं इनके पास, एक रेंट पे दिया है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो जिस घर में वो रह रहे हैं उस पर वो पहले ही लोन पर जो इंटरेस्ट है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, करीब 1.5 लाख का इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी ये उठा रहे हैं अंडर सेक्शन 24B में। अगर वो घर भी ये रेंट पे दे देते हैं, जिस घर में वो रह रहे हैं ऑलरेडी, अगर वो घर भी वो रेंट पे दे देते हैं तो क्या वो हाई इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं? ये सवाल है इनका। क्या सजेस्ट करेंगे बलवंत जी इनको? काफ़ी अलग सवाल है, तरीका पूछ रहे हैं, क्या तरीका है, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया पूजा कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट सिर्फ 2 लाख रुपए का ही मिलता है। परंतु अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आप किराए पे दे देते हैं तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। परंतु जो सब प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, ओनरशिप में है, उनका इनकम कंप्यूट करने के बाद में हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर लॉस 2 लाख से ज़्यादा होता है तो आप 2 लाख का जो लॉस है वही सैलरी या दूसरी इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। परंतु अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो इंटरेस्ट डिडक्शन की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी,
क्योंकि आपका जो रेंट आएगा, रेंट के सामने थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट तो एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में 2 लाख रुपए तक का लॉस है वो आप सेट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक है हमारे जिनको की गिफ्ट रिसीव हुआ है, कैश के फॉर्म में इनको गिफ्ट रिसीव हुआ है इनके माता से, पिता से और इनके पिता के भाई से, यानी कि इनके अंकल से। इनको 75,000 रिसीव हुआ है पर पर्सन, तीनों से। ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में टैक्स कौन पे करेगा, क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए पूजा, में बेसिक प्रोविज़न है वो एक्सप्लेन कर दूंगा पहले। मतलब पहले गिफ्ट टैक्स हुआ करता था, जो गिफ्ट देते थे उनको टैक्स भरना पड़ता था, बाद में ये प्रोविज़न चेंज हो गया। अभी जो रेसिपिएंट है, अगर कोई भी व्यक्ति को पूरे साल में कुल मिलाकर 50,000 रुपये से ज़्यादा की गिफ्ट मिलती है, भले वो एक गिफ्ट हो या एक से ज़्यादा हो, उन सब गिफ्ट का अगर टोटल है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो वो पूरा का पूरा आपकी इनकम में ऐड होगा। भले आपका 51,000 हुआ टोटल गिफ्ट का, तो आपका 51,000 आपकी इनकम में ऐड होगा। और अगर 49,000 है तो आपका 49,000 50,000 रुपये तक एग्जम्प्ट है। परंतु ये जो गिफ्ट को टैक्स करने का प्रोविज़न है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। उसमें ऐसा है कि अगर आपके क्लोज स्पेसिफाइड रिलेटिव है, उनसे अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलती है तो वो बिना किसी सीमा के आपके हाथ में टैक्स फ्री है। उसमें जो स्पेसिफाइड रिलेटिव्स है, उसमें पेरेंट्स आ गए, अंकल आ गए, मामा मामी, बुआ चाचा चाची सब आ गए, तो उनसे आपको कितने भी गिफ्ट मिले वो टैक्स फ्री है। एक बात और बताना चाहूँगा कि यह उनको जो ये 75,000 का गिफ्ट कैश में मिला है, तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक ट्रांजैक्शन का कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर वो भविष्य में भी कोई गिफ्ट अगर उनको आ रही है, उनके कोई रिलेटिव दे रहे हैं, भले टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, परंतु अगर वो एक सिंगल गिफ्ट 2 लाख रुपए से ज़्यादा की हो जाती है तो आपको वो जो जितनी अमाउंट आई है उतना पेनल्टी लग सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, सिंगल कैश ट्रांजैक्शन है, वो 2 लाख के सीमा को पार नहीं कर जाए। ठीक है, चलिए समय की थोड़ी कमी है, एक और सवाल ले लेते हैं। लास्ट एक दर्शक ने हमें भेजा है कि क्या सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे कर सकता है, ITR फाइल कर सकता है मार्च 23 के लिए? बलवंत जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन्स को कुछ कंसेशंस दी गई है। जैसे उनकी जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपया है 80 साल की उम्र तक, 80 के ऊपर वालों के लिए 5 लाख है। इसी तरह सीनियर सिटीजन को जो एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है उससे भी छूट दी गई है। परंतु अगर कोई सीनियर सिटीजन को बिजनेस हेड में इनकम है तो यह एडवांस टैक्स का एग्जम्पशन नहीं है, और सीनियर सिटीजन को उस पूरे साल में एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता है। परंतु जो इनकम टैक्स फाइल करने की जो ड्यू डेट है, तो उसके पहले जो टैक्स है वो जरूर भर देना पड़ता है। मतलब नॉर्मली लोग अपना रिटर्न भी ड्यू डेट के पहले फाइल कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि आप अपना जब ITR फाइल करते हैं उस समय अपना ये जो एडवांस टैक्स की जो राशि बनती है वो एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और उस आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ये सुझाव, ये राय आपको भी दे दी गई है। समय की थोड़ी कमी है तो फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेजते रहिए। मेल ID, सवाल पूछने का तरीका, WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल हमें भेजिए, हमारी कोशिश यही रहेगी उनका जवाब आपको देने की। और चलिए अब वक्त हो चला है एक गुरु मंत्र जानने का। पहला गुरु मंत्र तो ये है कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी के मामले में इसका होल्डिंग पीरियड वास्तविक मालिक द्वारा प्रॉपर्टी खरीदे जाने की तारीख से काउंट होता है, ये हमने आपको बताया। दूसरा ये होगा कि घर की बिक्री से प्राप्त रकम से अगर टैक्स पेयर 2 घरों को खरीदता या बनवाता है तो वो दोनों घरों पर कैपिटल गेन पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा ले सकता है, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं, वो हम आगे समझेंगे। एक और जो हमने इस शो के दौरान डिस्कस भी किया कि करदाता चाहे तो कैपिटल गेन्स को आयकर कानून के सेक्शन 54 EC के तहत कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश कर सकता है और इस पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम भी कर सकता है। लेकिन
यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिए कि कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश की सीमा प्रति वित्त वर्ष सिर्फ 50 लाख रुपए ही है। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर आपको कुछ अमाउंट वहाँ पर डालना है तो सिर्फ 50 लाख तक कर ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, इन गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बलवंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम क्वेरीज दर्शकों की आज सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।